आज हम लोगों का टॉपिक है कैपेसिटर। आपको याद होगा इस समय हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरह से एक कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, उसका एक समरी हमने देखी हुई थी। क्योंकि इसके बाद मुझे कैपेसिटर पढ़ना था तो वो समरी बहुत ज़रूरी थी, तो उससे आपने पढ़ा हुआ था। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है कैपेसिटर का टॉपिक, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बेटा पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, तो मैं इसे आपको कुछ इस तरीके से बताता हूं। देखिए, हमारी जो जिंदगी है इसे जीने के लिए ना हमको मुख्य रूप से दो चीजों की बेहद आवश्यकता है, और ये सब आप बहुत पहले से भी जानते हैं। कौन सी वो दो चीजें हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है? एक तो मटेरियल जिसे आप पदार्थ कहते हैं, और दूसरा जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। तो अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हमें ये दो चीजें बेहद आवश्यक हैं। मटेरियल भी हमको आवश्यक है और हमको एनर्जी भी बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों में एक फिनोमिना, एक प्रोसेस जो हमको इससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है, इससे भी ज्यादा कंपलसरी प्रोसेस है, वो हमको चाहिए, और वो प्रोसेस है स्टोरेज का प्रोसेस। स्टोरेज का प्रोसेस मीन्स वी वांट टू स्टोर। हम स्टोरेज प्रोसेस हमको बहुत जरूरी है। कैसे स्टोरेज प्रोसेस हमको जरूरी है? बेटा, हम स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं, एक तो पदार्थ और दूसरा एनर्जी हमको चाहिए। और उन दोनों में से एक जो कॉमन प्रोसीजर होगा वो होगा स्टोर। इन दोनों में ही मुझे स्टोर जरूर चाहिए, भंडारण मुझे चाहिए। मैं स्टोर करना चाहता हूं, मटेरियल को भी स्टोर करना चाहता हूं, मैं एनर्जी को भी स्टोर करना चाहता हूं। मटेरियल स्टोर करना चाहता हूं मीन्स व्हाट? मैं मटेरियल स्टोर करना चाहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं गेहूं स्टोर करना चाहता हूं, दाल स्टोर करना चाहता हूं, चावल, आटा, तेल, ये सारी चीजें स्टोर करना चाहता हूं। और एनर्जी स्टोर करना चाहता हूं तो एनर्जी में भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं बेटा। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये एनर्जी भी हम स्टोर करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम स्टोर क्यों करना चाहते हैं? स्टोरेज प्रोसेस हमको चाहिए ही क्यों? क्यों आखिरकार हम इन चीजों को स्टोर करना चाहते हैं? तो उसके लिए बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्टोरेज प्रोसेस हमको इसलिए चाहिए क्योंकि इन चीजों के, चाहे वो मटेरियल हो या वो एनर्जी हो, इन चीजों के मिलने का समय, हमको अवेलेबिलिटी का टाइम, इनकी जितने समय वो हमको उपलब्ध है, और हमारे द्वारा इनको यूज करने का समय, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमको लाइट चाहिए, तो हमको लाइट कब चाहिए? बड़ा सिंपल सा जवाब है कि हमको लाइट चाहिए रात में। लेकिन रात में अगर उतने समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो आप लाइट नहीं जला सकते और आपको अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। इसलिए हमको स्टोर चाहिए। अगर हमको हीट एनर्जी चाहिए तो हीट एनर्जी हमको कब चाहिए? आंसर है हीट एनर्जी हमको तब चाहिए जब हम खाना बनाते हैं, उस समय हमको ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। लेकिन जरूरी तो नहीं है जितने समय आप खाना बना रहे हो उतने समय आपको हीट एनर्जी मिल जाए। आपको हीट एनर्जी कहां से मिलती है? तो आपको नॉर्मली, नेचुरली जो हीट एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। लेकिन हमको खाना बनाना है सुबह 7 बजे, 6 बजे, या शाम को 7 बजे, 8 बजे हमको खाना बनाना है, उतने समय आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, हीट एनर्जी। हमको पानी भी स्टोर करके रखना है,
पानी भी हम स्टोर करके रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की भी अवेलेबिलिटी का टाइम और उसके हमारे द्वारा यूज करने का समय अलग अलग हो सकता है। जैसे पानी की टंकी आपके यहां अगर लगी हुई है और वो पानी की टंकी से पानी आता है, एक निश्चित समय पर पानी की टंकी से पानी आता है, लेकिन आप उतने समय उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं। तो जितने समय आपके पानी की टंकी से पानी आता है उतने समय आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी दूसरे काम में बिजी हैं। तो अगर आप उतने समय यूज नहीं करेंगे तो वो फिर आपके यूज के लायक नहीं रहेगा, आप उसको प्रयोग ही नहीं कर सकेंगे अगर स्टोरेज प्रोसेस आपके पास नहीं होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो या दूसरे जो मटेरियल्स हैं हमने हमारे पास, उनको हम सबको स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि हम जितने समय चाहें उतने समय हमको वो चीज मिल जाए। जैसे अगर आपको अभी रोटियां बनानी हैं, अगर आपको अभी चपातीज बनाना है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सीधे अभी जाके गेहूं बोएंगे खेतों में, फिर खेतों से गेहूं उग जाएगा, तुरंत ही काटेंगे, उसको चक्की में पिसवाएंगे और आपको आटा मिलेगा, आप उससे रोटी बना लेंगे। तुरंत तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको स्टोर चाहिए। तो हमें अभी मैंने क्या बताया, स्टोर हमको क्यों चाहिए? स्टोर हमको इसलिए चाहिए क्योंकि किसी भी चीज के उपलब्धता का समय, अवेलेबिलिटी का टाइम और हमारे द्वारा उसको यूज करने का समय दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हमको स्टोरेज प्रोसेस जरूरी है। अगर हम स्टोरेज प्रोसेस हमारे पास नहीं होगी, अगर हमारे पास स्टोरेज प्रोसेस नहीं है तो हम कभी भी इन चीजों को यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास पानी के स्टोर नहीं है, आपके पास ड्रम नहीं है, आपके पास टंकी नहीं है, आपके पास बाल्टी नहीं है, तो आप पानी को स्टोर करके नहीं रख पाएंगे और फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो आप एनर्जी को भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मटेरियल भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमको जो एक चीज कंपल्सरीली चाहिए वो स्टोर चाहिए। ओके, अब यहां पर जिस हम स्टोर की बात कर रहे हैं, हम क्या स्टोर करना चाहते हैं? यहां पर आज हम जिस स्टोर की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि इसकी हमको बहुत जरूरत है। अगर हमको रात में लाइट चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप सभी लोग उसको यूज करते हैं। आप सभी के कैमरे में एक फ्लैश लगा होता है और आप जब भी कभी रात में कैमरे से आपको फोटो खींचना होता है तो आपको क्या जरूरी है? वहां पर आप जब फोटो खींच रहे होते हैं कैमरे से, तो फोटो खींचने के लिए जितने समय, बिल्कुल एग्जैक्टली जितने टाइम कैमरे से फोटो खींचा जाए उसी समय, क्योंकि अंधेरा है, उसी समय हमारे कैमरे की फ्लैश जलना चाहिए, कैमरे की फ्लैश की लाइट को ऑन होना चाहिए। भले ही वो क्षण भर के लिए ही सही होता है, लेकिन ठीक उतने ही समय हमको चाहिए ताकि उतने ही समय फ्लैश जलेगा, रोशनी हो जाएगी और उतने ही समय कैमरा फोटो को खींच लेगा। तो हमको इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। हमारे बल्ब जो है, हमारे और भी दूसरे काम है, पंखा चलाना है, हमें बल्ब जलाना है, हमारे पास और भी दूसरे काम है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब एक चीज और मैं स्टोर के बारे में आपको बता दूं कि कहीं से कोई भी चीज, चाहे वो मटेरियल हो या एनर्जी हो, उसको प्राप्त करने के बेटा हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। चाहे मटेरियल को प्राप्त करना हो आपको या आप एनर्जी को फाइंड कर रहे हो, उसके हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप उस चीज को सीधे सीधे सोर्स से ले लीजिए, स्रोत से, या तो उस चीज को आपने स्टोर करके रखा है वहां से आप ले लीजिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आपको पानी ही चाहिए,
पानी चाहिए अगर आपको, तो या तो आप जितने समय आपको पानी चाहिए उतने समय आप सबमर्सिबल चलाएं, हैंड पंप चलाएं, अपनी टंकी का नल खोलें, तो वो सोर्स से आपको वो चीज मिल जाएगी, वाटर आपको मिल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आपने ऑलरेडी उस पानी को स्टोर करके रखा हुआ है अपनी बाल्टी में, अपनी बकेट में, तो बकेट में आपने पानी को स्टोर करके रखा है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी चीज को, चाहे वो मटेरियल हो या वो एनर्जी हो, आप उसे दो जगहों से फाइंड कर सकते हैं। या तो आप उसे सोर्स से ले सकते हैं, और या तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप स्टोर से ले लीजिए। स्टोर यहां पर कौन है, आपका बाल्टी, बकेट आपका स्टोर है, और सोर्स कौन है, वो जो नल खोलेंगे। सिमिलरली अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके हमने रखा है बैटरी में, या किसी और जगह पर हमने इसको स्टोर करके रखा है, तो जब भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, हम बैटरी में, बैटरी का जो हमारा सर्किट होगा उसको हम ऑन करेंगे और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी को पाने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी पाने के लिए हम जनरेटर को ऑन करेंगे, जनरेटर चलाएंगे, या तो हम उसे अपनी मस्कुलर पावर से चलाएंगे, या तो हम उसे डीजल से चलाएंगे, पेट्रोल से चलाएंगे। तो इस तरह से वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हमको देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हम तुरंत उसको जनरेट करें, और या तो अगर हमारे पास कोई सोर्स है, कोई स्टोर हमने करके रखा है पहले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो हम वहां से भी उसको ले सकते हैं। तो चाहे मटेरियल हो या एनर्जी हो, उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो सोर्स से सीधे आप ले सकते हैं, दूसरा अगर आपने स्टोर किया हुआ है तो वहां से भी आप ले सकते हैं। हम आज जिस चीज को स्टोर करना चाहते हैं वो मटेरियल नहीं है। आज हम जिस चीज को स्टोर करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर करना चाहते हैं, वैद्युत ऊर्जा को हम स्टोर करना चाहते हैं, ताकि हमें जब भी जरूरत हो और जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत हो उतनी और उतने समय हमको मिल जाए। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और जब चाहें, जितनी चाहें उतनी मिलनी चाहिए। यही हमारे स्टोर की स्पेशलिटी होती है बेटा। आपके स्टोर की स्पेशलिटी ये नहीं होती कि जब चाहें और जितनी चाहे उतनी ना दे पाए। आपका स्टोर तभी अच्छा स्टोर है, एक बेस्ट स्टोर माना जाएगा, आपको जब चाहिए और जितना चाहिए उतना आपको वो चीज दे सके। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं। अब एनर्जी के बारे में जो हम सब लोग एक बात जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आपने पढ़ा हुआ है। हम एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे स्टोर करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा मेथड है बेटा। क्या मेथड है कि आप एक कंडक्टर लीजिए, आप एक चालक ले लीजिए। चालक पदार्थ आप जानते हैं, कंडक्टर ले लीजिए। सपोज कि ये एक कंडक्टर है और इसमें आप क्या करिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, विद्युत आवेश आप इसमें भरते जाइए। विद्युत आवेश लीजिए, एक आवेश भरिए, फिर दूसरा लाइए, तीसरा लाइए, ऐसा कर करके इसमें बहुत सारे आवेशों को आप भर दीजिए। और इससे पहले भी आपने इस बात को पढ़ा है कि जब आप बहुत सारे आवेश भरेंगे, पहला आवेश भरेंगे तो वो तो बड़ी आसानी से चला जाएगा, लेकिन जब दूसरा आवेश भरने के लिए लाएंगे विद्युत आवेश आप, तो वो अब इसमें बड़ी आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो आवेश पहले से ही मौजूद है वो हमारे द्वारा भेजे गए दूसरे आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो मुझे उस दूसरे आवेश, तीसरे, चौथे, बाद में किसी भी आवेश को भरने के लिए मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मुझे अपना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे वर्क करना पड़ेगा, बल लगाकर विस्थापन करना पड़ेगा, और उसकी सहायता से मैं इसमें भर पाऊंगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, विद्युत आवेशों को। तो हमारे पास एक चालक होगा, ध्यान से देखिए,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम स्टोर कर रहे हैं। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो आप सीधे सोर्स से लीजिए, जनरेटर चला लीजिए, और या तो आप कहीं स्टोर कर लीजिए। तो हम स्टोर की बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को किसी कंडक्टर में, एक सिंपल सा कंडक्टर होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐसा दबा दबा के जबरदस्ती उसमें भर देंगे। अब हमने एक जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें बहुत सारे हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भर दिया। अब जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस भर देंगे तो बहुत पास पास आ जाएंगे। आप भरते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस बहुत पास पास आ जाएंगे एंड दे विल बी इन अंडर टेंशन। उनके बीच में बहुत टेंशन होगा। जैसे जैसे वो नजदीक आते जाएंगे उन सब के बीच में, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल है, फिर भी हम नजदीक नजदीक कर रहे हैं, तो उन सब के बीच में आपस में उनका एक टेंशन बढ़ते चला जाएगा। और टेंशन मींस पोटेंशियल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में टेंशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम अपना कार्य करके, अपनी एनर्जी खर्च करके इसमें हम चार्जेस को भर देंगे। चार्जेस इसमें भर जाएंगे। अब इसके पास बहुत सारे चार्ज आ गए, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और इसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। आप जब चाहें इससे एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको आपने चार्ज दे दिया है, इसमें से एक तार कनेक्ट कर दीजिए आप, और तार कनेक्ट करके आप अगर इसका पोटेंशियल हाई है तो आप इसको तार कनेक्ट करके अर्थ से जोड़ दीजिए, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसका पोटेंशियल हाई है, अर्थ का पोटेंशियल लो है। तो जब आप तार से इसको आप तार से अर्थ से जोड़ देंगे और बीच में आप बल्ब लगा दीजिए उसी तार में, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अंडर टेंशन भरे हुए हैं, बिल्कुल दबे हुए भरे हुए हैं, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं प्रतिकर्षण की वजह से, लेकिन क्योंकि इसके चारों तरफ एयर है तो वो नहीं जा पाते हैं। अब अगर आपने उनको जाने का एक रास्ता दे दिया तो वो इतनी जोर से उसमें चलेंगे, क्योंकि वो सब दूर जाना ही चाहते हैं, इतनी तेजी से उसमें भागेंगे, इतनी स्पीड में उसमें चलेंगे कि वो जब बल्ब में से ऐसे होके जाएंगे उसके फिलामेंट से टकराएंगे और बल्ब का फिलामेंट गर्म होके चमकना स्टार्ट कर देगा। और आप देखेंगे कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भरते समय हमने खर्च की थी वो अब हमको वर्क करके देते हैं, वो खुद हमको एनर्जी अपनी खर्च करके देते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर करने का क्या मेथड हुआ हमारे पास? बड़ा सिंपल सा मेथड है। हमारे पास ये मेथड है कि आप एक सिंपल सा कंडक्टर लीजिए और उसमें विद्युत आवेशों को अपनी एनर्जी खर्च कर करके उसमें भर दीजिए, उनको कंप्रेस्ड करके आपस में दबा दबा के आप उन्हें भर दीजिए, और उस समय आप एनर्जी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां से एनर्जी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड है। अब बात ये आती है कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास और कोई तरीका है, और भी कोई मेथड है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का? ये मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास और कोई मेथड है? आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास और कोई दूसरा मेथड नहीं है। याद रखिए सभी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास यही एक सिर्फ मेथड है कि एक कंडक्टर लो और उसमें बहुत सारे विद्युत आवेशों को दबा दबा के आप भर दीजिए। इसके अलावा आपके पास और कोई मेथड नहीं है। हाँ, आपके पास और कोई मेथड नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप जब कंडक्टर में चार्जेस को ऐसा कंप्रेस्ड करके भर देंगे, सपोज कि ये कंडक्टर है और इसमें चार्जेस को ऐसा बहुत पास पास आप इस तरीके से जब भर देंगे तो ये इस कंडक्टर के पास एक एनर्जी आ जाएगी, और आप भरेंगे अगर तो वो और पास पास आ जाएंगे, तो कंडक्टर के पास एक एनर्जी आ जाएगी। आप जब चाहेंगे इसकी एनर्जी आप ले सकेंगे। ये कौन सी एनर्जी होगी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें भरे क्या हुए, ये सब क्या भरा हमने? ये हमने भरे हुए हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस, विद्युत आवेश हमने भरे हैं।
इसलिए विद्युत आवेशों से रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोला जाएगा इसको। क्यों बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा? ये भी बहुत सिंपल है बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड एनर्जी है, इसलिए इसमें वर्ड लगा इलेक्ट्रिकल। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि इसके जो सारे चार्ज आप भरेंगे वो सारे चार्ज स्थिर हैं, चल नहीं रहे ना, अभी तो नहीं चल रहे ना, इसलिए वो स्थिर हैं, इसलिए हमने उसका नाम रखा स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि वो अभी गति नहीं कर रहे हैं तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो नहीं है। चार्जेस गति नहीं कर रहे हैं तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो नहीं है, पक्का ये स्थितिज ऊर्जा है। और ये ऊर्जा इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड है, इसलिए इस ऊर्जा का नाम इलेक्ट्रिकल पड़ा। तो इलेक्ट्रिकल शब्द क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्जेस से रिलेटेड एनर्जी है। स्थितिज ऊर्जा साथ में क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये चार्ज अभी गति नहीं कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा जो है ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। हाँ, एक बार अगर आप इस कंडक्टर को ऐसा अर्थ से आप जोड़ देंगे, अर्थ से आप जोड़ देंगे, अर्थ का पोटेंशियल जो होता है, जो इसका विभव माना जाता है, वो 0 होता है अर्थ का पोटेंशियल। और इसको क्योंकि आपने बहुत सारे चार्जेस दे दिए हैं तो इसका पोटेंशियल हाई हो चुका है। अब जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को आप जोड़ देंगे तो यहां से चार्जेस बड़ी जोर से ऐसा भागेंगे, और उस समय जो ये चार्ज ऐसा चल के यहां पर जा रहे होंगे, ये यहां जो चार्जेस ये चल के जा रहे होंगे, क्योंकि अब ये गति कर रहे हैं, तो ये वाली जो यहां पर ऊर्जा होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वाली भी है। क्यों? क्योंकि यहां भी तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, लेकिन अब ये एनर्जी क्योंकि गति हो रही है, यहां पर अगर हमने कोई बल्ब लगा दिया है तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन इस वाली एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे आशा है कि आपको ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें समझ में आई होंगी। फिर से, इस एनर्जी में इलेक्ट्रिकल वर्ड क्यों लगा? बिकॉज दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? बिकॉज द चार्जेस आर नॉट मूविंग एट दिस इंस्टेंट, चार्ज चल नहीं रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और एक बार अगर आपने इसको अर्थ से जोड़ा या किसी दूसरी बॉडी से जोड़ा जिसमें ऐसा कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल अलग अलग हो, कम किसी का ज्यादा हो, तो जब चार्जेस ऐसा चलेंगे तो क्योंकि चार्ज ये भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल वर्ड अभी भी लगा रहेगा इस पे, इलेक्ट्रिकल वर्ड अभी नहीं हटेगा, लेकिन ये चार्जेस गति कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जरूर आ जाएगा इसमें। तो ये यहां पे जो चार्जेस की एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी। ओके, सो नाउ इट्स क्लियर टू यू कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। याद कर लीजिए बेटा, ये आपको एक कंडक्टर में ही चार्जेस को भरने पड़ेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचने लगेंगे कि सर हम तो बैटरी में स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। हम वो सोच सकते हैं कि हम सेल में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, बैटरी में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, और जब हमको चाहिए, हमारे पास एक इन्वर्टर है, बैटरी उसमें लगी हुई है, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर से हम बैटरी के मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो बैटरी या सेल होता है, बैटरी या सेल, दिस इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं इस बात को आपको क्लियर कर देता हूं,
बैटरी और सेल, बैटरी और सेल इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बैटरी और सेल, जो बैटरी या सेल होती है, इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट it is only the source of electrical energy. It is only the source of electrical energy. So please remember कि बेटा जो बैटरी या सेल हैं, अगर आपके मन में आता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, हम उसको एक सेल में स्टोर कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने घर में इन्वर्टर की मदद से, बैटरी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, पंखे चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो मैंने एक बात आपको लिख के बताई दैट बैटरी और सेल, बैटरी या जो सेल होती है इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर नहीं है बट इट इज ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं स्टोर कैसा होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आपने अपने घर की टंकी में गेहूं स्टोर करके रखा हुआ है तो आप जब उससे निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपने अगर अपने घर की टंकी में गेहूं को स्टोर करके रखा हुआ है तो आप जब उससे निकालने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? चावल तो नहीं मिलेगा ना, गेहूं ही मिलेगा ना। अगर आपने अपने घर की टंकी में चावल स्टोर करके रखा है तो आप जब निकालोगे तो चावल ही मिलेगा ना आपको। अगर आपने अपने एक बाल्टी में पानी स्टोर करके रखा है, एक ड्रम में पानी स्टोर करके रखा है, तो जब आप निकालने जाओगे तो पानी ही तो मिलेगा आपको। आपने अपने घर की एक टंकी में दाल को स्टोर करके रखा हुआ है तो जब आप उससे निकालने जाओगे तो दाल ही मिलेगी ना आपको, उससे चावल तो नहीं मिल जाएगा ना, उससे आपको गेहूं का आटा तो नहीं मिल जाएगा ना। तो स्टोर ये होता है बेटा। क्या होता है स्टोर? स्टोर ऐसी चीज है जिसके अंदर हम जिसको स्टोर करते हैं वही हमको बाहर मिलता है। लेकिन बैटरी या सेल में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कैसे? जो आपकी बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल पड़ा होता है बेटा और उसके अंदर केमिकल की फॉर्म में एनर्जी भरी होती है। तो सेल या बैटरी के भीतर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी से जब वो एनर्जी बाहर मिलती है आपको तो वो आपके घर के बल्ब जलाती है, पंखे चलाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है आपको। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। लेकिन बैटरी के बाहर जो आती है वो केमिकल एनर्जी नहीं आती, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सो दिस इज नॉट द स्टोर, दिस इज सोर्स। तो स्टोर क्या होता है? स्टोर उसके अंदर जो भरा हो वही मुझे मिलना चाहिए, उसे हम स्टोर कहते हैं। गेहूं की टंकी से गेहूं मिल रहा है, ये स्टोर है। चावल की टंकी से चावल मिल रहा है, ये स्टोर है। आटे की टंकी से आटा मिल रहा है, ये स्टोर है। दाल की टंकी से दाल मिल रही है, स्टोर है। पानी के ड्रम से हमको पानी मिल रहा है, ये स्टोर है। तेल के डब्बे से तेल मिल रहा है, ये स्टोर है। लेकिन बैटरी के अंदर भरी हुई है केमिकल एनर्जी, लेकिन बाहर आप जब उससे लेते हैं तो आपको केमिकल एनर्जी नहीं मिलती, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये सोर्स है बेटा। तो सोर्स और स्टोर इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। इसलिए प्लीज आप सबको याद रखना है कि बैटरी और सेल इज नॉट द स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इट इज ओनली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आई होप कि अब आपको स्टोर और सोर्स में फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं चलते चलते बता देता हूं आपको कि बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। आप जब लेते हैं तो बाहर कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये क्या है? क्या ये स्टोर है? आंसर इज दिस इज नॉट स्टोर। ये स्टोर नहीं है, क्योंकि स्टोर ऐसा होता है जिसमें जो अंदर भरा हो वही हमको मिलना चाहिए। तो स्टोर हमारा ऐसा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कि अंदर भरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हो और बाहर मिले भी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। क्लियर?
तो बैटरी आपका क्या है, स्टोर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या सोर्स है? तो आंसर है बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, ये स्टोर नहीं है। ओके, और स्टोर क्या है? ये तो हमने अभी कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का यही एक मेथड है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो आप बिल्कुल डाउट में मत आए कि बैटरी में हम भर सकते हैं, सेल में स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टोर ऐसा नहीं होता कि अंदर भरी हो केमिकल एनर्जी और बाहर मिले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉट, दिस इज नॉट स्टोर, दिस इज सोर्स। जो अंदर भरा हो वही जब हमको मिलेगा तो वो स्टोर होगा। ओके, अब ये स्टोर की एक और स्पेशलिटी मैं आपको बता दूं। ये स्टोर बेटा ऐसा होना चाहिए कि हम जब चाहें, जितनी चाहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए हमको। स्टोर की एक स्पेशलिटी और हमने क्या बताई? स्पेशलिटी ऑफ स्टोर, स्पेशलिटी ऑफ स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा के स्टोर की क्या खासियत होगी, क्या उसकी विशेषता होगी? तो एक बड़ी सिंपल सी विशेषता है, स्टोर बेटा हम करते ही क्यों हैं कि जब हमको जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी हमें मिल जाए। तो स्पेशलिटी ऑफ स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब आवश्यकता हो तथा जितनी आवश्यकता हो जब आवश्यकता हो तथा जितनी आवश्यकता हो उतनी विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी विद्युत ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर में स्पेशलिटी होती है। स्टोर हमारा वो नहीं है कि हमने गेहूं स्टोर तो करके रखा, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ रही है और जितना हमको जरूरत पड़ रही है उतना हमको नहीं मिल रहा है, तो वो एक अच्छा स्टोर नहीं है फिर तो स्पेशलिटी ऑफ स्टोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर की क्या स्पेशलिटी होगी कि जब जरूरत हो और जितनी जरूरत हो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल सके। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसकी मदद से मैं आपको इसके स्पेशलिटी को समझाता हूं। बाई चांस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको चाहिए, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कैमरे के फ्लैश का एग्जांपल, कि कैमरे के फ्लैश में आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक बहुत ही छोटे क्षण भर के लिए ही आपको फ्लैश की लाइट की जरूरत होती है। उतने समय ही केवल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है कि जितने समय आपका कैमरा फोटो बिल्कुल खींच रहा हो उतने ही समय फ्लैश की लाइट जले ऐसा और फोटो खींच जाए फिर बंद हो जाए। तो मुझे फ्लैश की लाइट 1 घंटे जलती नहीं चाहिए, मुझे 1 मिनट भी जलते नहीं चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी मुझको नहीं चाहिए, मुझे बस उतनी देर भर के लिए चाहिए जितनी देर के लिए जो हमारा कैमरा होगा वो फोटो को खींचेगा, बस उतनी देर के लिए। विद इन 1 माइक्रोसेकेंड आई नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द फ्लैश लाइट, बस। तो एक तो ये, अब हमें जब चाहिए और जितनी चाहिए फ्लैश लाइट में आ जानी चाहिए। अगर जरूरत भर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लैश लाइट को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपका कैमरा फोटो तो खींचेगा, लेकिन उतने समय अगर फ्लैश लाइट को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिली तो वो उतनी तेज नहीं जलेगा और फोटो साफ नहीं आएगा। तो विशेषता क्या होनी चाहिए हमारे इस स्टोर की कि जब जितनी जरूरत हो, जब जरूरत हो और जितनी आवश्यकता हो उस समय हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। एक तो ये, एक दूसरा एग्जांपल और देखिए मैं आपको बताता हूं कि बाई चांस आप एक एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में आप एक पेशेंट को ले जा रहे हैं। कोई पेशेंट है आपसे रिलेटेड है या आपसे दूर का कोई पेशेंट है, आप उसको एक एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और वो हार्ट का पेशेंट है। अब जब आप रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में अचानक से उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देता है।
अगर उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देता है तो क्या चाहिए आपको उस समय? आपका उस समय क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। चलते चलते जब आपकी मोटरसाइकिल अचानक से बंद हो जाती है तो आप क्या करते हैं? तो जब चलते चलते अचानक से आपकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है तो आप तुरंत ही उसमें पैर लगाकर किक मारते हैं, फिर से इंजन को स्टार्ट करते हैं और किक मारकर स्टार्ट करते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज उस हार्ट पेशेंट के साथ भी मुझको चाहिए। अगर उसका हार्ट अचानक से बंद हो गया तो हम ये चाहते हैं कि जो ये हार्ट उसका यहां पर है, कुछ ऐसी चीज हो जिससे हम हार्ट को उसके क्या कर सकें? प्रेस कर सकें, ऐसा हम उसको धक्का दे सकें। और एक बार अगर हम हार्ट को उसको ऐसे धक्का दे पाएंगे तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि अगर हम उसके हार्ट को धक्का दे देंगे, शायद उसका हार्ट जो कि भी रुक गया है, अगर हमने उसको ऐसा धक्का दे दिया तो हो सकता है फिर से चल पड़े, और अगर फिर से चल पड़ेगा तो वो आदमी फिर से बच जाएगा। और अगर ये व्यवस्था हम नहीं करेंगे उसके हार्ट को चलाने की, सो आफ्टर फ्यू मिनट्स ही विल डाई। ओके, तो क्या जरूरत है मुझको? मुझे जरूरत है उस वक्त अचानक से जब उस पेशेंट का हार्ट बंद हो जाएगा, उस वक्त मुझे उतनी चाहिए करंट कि एक मशीन मेरे पास हो, उसमें मैं पिस्टन लगाऊंगा, नीचे प्लेन सरफेस एक लगाऊंगा, और ऐसा उसको चाहिए कि एक माइक्रो सेकेंड में, बिल्कुल 1 माइक्रो सेकेंड में मुझे 15 एम्पियर 20 एम्पियर करंट अचानक से चाहिए। इतनी करंट मिलेगी तो वो मशीन हार्ट को ऐसा धक्का देगी, और अगर उस इंसान का हार्ट चल गया एक बार तो हो सकता है फिर से चल जाए, और फिर से चल जाए तो हो सकता है आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर ये अरेंज आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो पेशेंट रास्ते में ही उसके प्राण, उसकी जान निकल सकती है। अब प्रॉब्लम तो ये है कि हार्ट होता कहां पर है? तो हार्ट होता है हमारी मसल्स के पीछे और पसलियों के पीछे हार्ट होता है। हमको सिर्फ उतनी एनर्जी चाहिए कि जितनी एनर्जी से जब दबाया जाए यहां पर तो हार्ट चल जाए। हमको उससे ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा एनर्जी बेटा होगी तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसको यहां दबाएंगे तो पसलियां ना टूट जाएं उसकी। एक प्रॉब्लम तो ऑलरेडी उस पेशेंट को है, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए और हमको बहुत कम भी नहीं चाहिए। इतनी भी कम नहीं चाहिए कि जब यहां उसके हार्ट में दबाया जाए तो वो प्रेशर, वो दबाव ऊपर ही रह जाए, हार्ट तक ही ना पहुंचे। तो ना हमारा कम प्रेशर से काम चलेगा और ना बहुत ज्यादा प्रेशर से हमारा काम चलेगा। एक निश्चित प्रेशर, एक निश्चित एनर्जी हमको चाहिए और बहुत कम समय के लिए चाहिए। जैसे ही उस पेशेंट का हार्ट बंद होगा हम उसको ऐसा धक्का देना चाहते हैं। वो मशीन जो आपने देखा होगा, कभी सीरियल्स में देखा होगा या मूवीज में देखा हो, या एक्चुअली आपने कभी देखा हो, जो मशीन हार्ट में रख के ऐसा दबा देते हैं और उससे हार्ट चल जाता है फिर से दोबारा, उसको हम डिफाइब्रिलेटर बोलते हैं। उसको हम डिफाइब्रिलेटर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिससे हम उसके हार्ट को चलाते हैं उस मशीन से, इसे डिफाइब्रिलेशन कहा जाता है। तो इतनी एनर्जी मुझे चाहिए। अब आपने देखा कि आपको एनर्जी कब चाहिए, ये कोई पहले से तय नहीं होगा कि उसी वक्त आपको एनर्जी चाहिए। एक निश्चित समय आ जाएगा आपको उसी वक्त चाहिए, और अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपको हो सकता है 1 माइक्रो सेकेंड में 20 एम्पियर करंट चाहिए। तो जब चाहे, जितनी चाहे उतनी एनर्जी हमको मिलनी चाहिए, ये हमारा स्टोर होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम बैटरी से भी ले सकते हैं, लेकिन बैटरी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे पाती है। विद इन 1 मिली सेकेंड, विद इन 1 माइक्रो सेकेंड वो 20 एम्पियर करंट दे देगी, ऐसा नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती, उसका भी मेरे पास एग्जांपल है, आप देखें। ऐसा बेटा वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बैटरी, जिन तारों से जो वायर्स आएंगी यहां तक जुड़ने के लिए, उन वायर्स का या बैटरी के अंदर उसका अपना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है।
इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसका। अब अगर बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे रही है, तो रास्ते में वायर का रेसिस्टेंस आ जाएगा, तार का प्रतिरोध आ जाएगा, बैटरी का अपना खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। उस आंतरिक प्रतिरोध की वजह से और तार के रेसिस्टेंस की वजह से हमको हाई करंट नहीं मिल पाती है। तो हमको जितनी चाहिए उतनी करंट अचानक से बैटरी हमको कभी नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि बैटरी के पास खुद का आंतरिक प्रतिरोध है, और जिन तारों से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाएंगे उन तारों के पास भी रेसिस्टेंस है। और ये बिल्कुल बेटा वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर की छत में एक टंकी रखी हुई है, 1000 लीटर की टंकी रखी हुई है, और उसमें बहुत पानी भरा हुआ है, और नीचे आपके पास जहां पर आपको पानी की आवश्यकता है वहां पर आपके पास एक बकेट में भी पानी भरा हुआ रखा हुआ है, 20 लीटर की बकेट है और उसमें पानी भर के रखा हुआ है। अब हमने आपसे बोला कि मुझे इस टेबल में एक साथ 20 लीटर पानी धड़ से ऐसे मुझको चाहिए। 20 लीटर पानी धीरे धीरे आए ऐसा नहीं चाहिए मुझको, 20 लीटर पानी मुझे चाहिए और अचानक से मुझको इस टेबल पे पूरा गीला कर दे, एक साथ धड़ से 20 लीटर पानी यहां पर गिर जाना चाहिए, ऐसा मुझको चाहिए। अब बताइए ये काम आप अपनी टंकी से, जो आपके छत में आपको कितना पानी चाहिए टेबल पे? केवल 20 लीटर, लेकिन चाहिए एकदम से, अचानक से। और आपके घर की छत में जो टंकी रखी हुई है उसके पास कितनी कैपेसिटी है? तो आंसर है उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर की है। लेकिन आप जब उसका नल खोलोगे तो धड़ से वो आपको 20 लीटर पानी नहीं दे सकती। अब आप देखें कि टंकी के पास वाटर तो बहुत है, हमको केवल 20 लीटर चाहिए, उसके पास 1000 लीटर है, लेकिन क्या वो टंकी आपको एक बार में एकदम से 20 लीटर पानी दे सकती है? आंसर नहीं दे सकती। आप उसका नल खोलोगे उससे धीरे धीरे नल से पानी आएगा, 1 मिनट में 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, अगले मिनट में, तीसरे मिनट में 3 लीटर आएगा, इस तरह से पानी आएगा। लेकिन एक साथ अचानक से एकदम धड़ से 20 लीटर पानी आपकी टंकी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसके पाइप का अपना एक साइज है, और वो पाइप जब पानी चलता है तो वो पाइप उसमें प्रतिरोध लगाएगा, उसको अचानक से पानी नहीं आने देगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा अपने जो बकेट भर के रखी हुई है पानी से 20 लीटर की, उसके बारे में सोचिए। हमने बकेट को ऐसा उठाया और उठा के एकदम से पलट दिया। कितना पानी था बकेट में? 20 लीटर पानी था बकेट में, और आपने बकेट को लेकर ऐसा एकदम से उसको पलटा दिया, तो एकदम धड़ से आपकी टेबल पे 20 लीटर पानी मिल जाएगा। अब बताइए अचानक से 20 लीटर आपकी टेबल पर पानी वो 1000 लीटर की टंकी दे पाई, या ये केवल 20 लीटर की बाल्टी दे पाई है? तो आप सबका आंसर होगा कि ये 20 लीटर की बाल्टी दे पाई है। तो यही हमारा स्टोर है बेटा, टंकी तो हमारा सोर्स है, या वो ऐसा स्टोर है जो हमको अचानक से हमारा काम नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा स्टोर कैसा होना चाहिए? हमारा स्टोर उस टंकी जैसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पानी तो 1000 लीटर है, लेकिन अचानक जब हमको जरूरत पड़ती है, और जितने पानी की जरूरत पड़ती है उतना पानी वो टंकी हमको नहीं दे पाती है। हमारा स्टोर कैसा होना चाहिए? हमारा स्टोर इस बकेट के जैसा होना चाहिए। आपने देखा भले ही इसके पास स्टोर कम है, लेकिन हम जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना पानी इससे पलट लेंगे, तुरंत हमको मिल जाएगा। इस तरह का हमको स्टोर चाहिए। तो आपने देखा कि स्टोर हमको जब चाहिए, जब जरूरत हो, और जितनी चाहिए उतनी एनर्जी हमको दे सकता हो। आपने एक एग्जांपल डिफाइब्रिलेटर का देखा, एक एग्जांपल आपने कैमरे की फ्लैश लाइट का देखा, और एक एग्जांपल अभी आपने एक बकेट का और टंकी के माध्यम से हमने आपको समझाया। और हमने ये समझाया कि अचानक से एनर्जी आपको बैटरी नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास खुद का आंतरिक प्रतिरोध होता है और उसकी तारों का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। तो अचानक से उतनी करंट आपको बैटरी या सेल नहीं दे सकती। उसके लिए हमको इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना ही पड़ेगा। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। तो मैंने आपको जो यहां पर अभी बताया, अब
यहां जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था बकेट का और टंकी का, इसमें हमारा जो स्टोर है वो कौन स्टोर अच्छा है? बकेट वाला स्टोर अच्छा है, यही स्टोर हम चाहते हैं। और इसी स्टोर को ना हम कैपेसिटर बोलेंगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम स्टोर करेंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो स्टोर होगा इस तरह का, जिसमें ये सारी स्पेशलिटी होंगी कि हम जब चाहें जितनी चाहें उतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिल जाए, उस स्टोर को हम बोला करेंगे कैपेसिटर। आप ध्यान रखिएगा, उस वाले इलेक्ट्रिकल स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोर को हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो कैपेसिटर क्या होगा? अब शायद आपको जब मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत आवेशों को बहुत ही हम दबा दबा के उसको भरते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है तो हमको बहुत तीव्र गति से विद्युत ऊर्जा दे सकता है। तो हम चाहें तो बेटा यहां से कैपेसिटर की डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं। कैपेसिटर का एक नॉलेज जो हमने लिया कि क्या होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक ऐसा स्टोर है जिससे आप जब चाहें जितनी चाहें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं। कैपेसिटर को हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। तो संधारित्र विद्युत ऊर्जा का, संधारित्र विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा स्टोर, संधारित्र विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा स्टोर होता है जिससे जब चाहें तथा जितनी चाहे उतनी विद्युत ऊर्जा, उतनी विद्युत ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाती है। तो ये तो हमने कैपेसिटर के बारे में एक बड़ी छोटी सी जानकारी दी है। इसी के बारे में मैं और भी लिख सकता हूं कि कैपेसिटर के बारे में और भी मैं क्या लिख सकता हूं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत आवेशों को दबा दबा कर हम विद्युत आवेशों को हम दबा दबा कर उसमें विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर देते हैं, और फिर जब हमको जरूरत होती है उस समय हम बड़ी तीव्र गति से वो एनर्जी ले भी सकते हैं। तो हम इसके बारे में एक और परिभाषा, एक और जानकारी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संधारित्र, संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसे आप डिवाइस कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत आवेशों को दबा दबा कर भरा जाता है, जिसमें विद्युत आवेशों को दबा दबा कर, बहुत हम ज्यादा उसको फोर्स लगा लगा कर उसको ऐसा भर देते हैं, चार्जेस को, आवेशों को दबा दबा कर भरा जाता है, जिससे
उसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र हो जाती है। और जब हमको आवश्यकता होती है तब यह ऊर्जा हमें बहुत तीव्र गति से मिल जाती है। तो ये होता है कैपेसिटर बेटा। पहले मैंने क्या लिखा कि संधारित्र विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा स्टोर होता है, एक ऐसा स्टोर है जिससे जब चाहे जितनी चाहे उतनी विद्युत ऊर्जा हमें मिल जाती है। दूसरी चीज क्या बताया गया कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें विद्युत आवेशों को दबा दबा कर भर दिया जाता है। जैसे मैंने यहां पर ये एक सिंपल सा कंडक्टर था, सिर्फ ये एक सिंपल कंडक्टर है और इस सिंपल से कंडक्टर में विद्युत आवेशों को हम कंप्रेस करके भरते चले जाते हैं, जिससे उसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र हो जाती है और जब हमको आवश्यकता होती है तब हम ये वाली ऊर्जा बड़ी आसानी से तीव्र गति से हमको मिल जाती है। तो स्टोर के बारे में आज आपने पूरी चीजें पढ़ी हैं, देखी, और अभी तक आपने जो समझा उसमें यही कैपेसिटर होता है। तो जहां जहां पर हमको इस तरीके से ऊर्जा मिलती है कि अचानक से हमको जितनी चाहिए उतनी विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, कैमरे की फ्लैश लाइट में, आपके डिफाइब्रिलेटर्स में, इन सब जगहों पर हम कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने बात समझ ली। अब इसके बाद ये आती है बेटा कि जब हमने कहा कि जब चाहें जितनी चाहें उतनी हम विद्युत ऊर्जा इसमें एकत्र कर सकते हैं, तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि क्या कैपेसिटर में जो हम चार्ज भरते हैं, वो जो आवेश हम कैपेसिटर में भरते हैं, तो उसकी क्या अपनी एक लिमिट है या हम जितना चाहें उतना आवेश हम उसमें भर सकते हैं? तो एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जरा, कि कैपेसिटर की चार्ज को भरने की लिमिटेशन होती है या नहीं होती है। मैं अब यहां से इसको हटा देता हूं। यहां पर हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को विद्युत आवेश देने की लिमिटेशन क्या है? क्या हम उसको आवेश भरते जाएंगे और वो आवेश जाता ही जाएगा? उसकी क्या लिमिटेशन है? क्या उसकी अपनी कोई कैपेसिटी है या नहीं है? जितना चाहें उतना चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। इस चीज को हम देखना चाहते हैं। तो बेटा बड़ा सिंपल है, कोई भी बर्तन होता है, जैसे आप कंडक्टर में चार्जेस को भर रहे हैं, तो हर बर्तन की, हर कंडक्टर की अपनी चार्ज को लेने की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपके पास अगर एक बाल्टी है, आपके पास एक बकेट है, उसमें आपने मुझसे पूछा कि इसमें मैं कितना पानी भर लूं। मैंने बोला कि जाओ इसमें 1000 लीटर पानी भर लीजिए। अब आपने उस बकेट को आप ले गए और टंकी के नल के नीचे आपने रखा। नल के नीचे जब आपने रखा तो क्या होगा, उस पर सोचिए थोड़ा सा। आप नल के नीचे रखा, नल खोल दिया, चढ़ा दिया, पानी भरते जाएगा भरते जाएगा।
जितनी बाल्टी एक निश्चित समय तक बाल्टी भरेगी उसमें 20 लीटर पानी तक भरेगा। अगर 20 लीटर की बाल्टी है, उसके बाद क्या होगा? क्या टंकी से पानी आना बंद हो जाएगा? पानी आना बंद नहीं होगा, क्योंकि टंकी में बहुत सारा पानी है, तो पानी इसमें आता रहेगा। लेकिन बाल्टी क्योंकि 20 लीटर की थी केवल, तो भर जाएगी। अब भी नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि आपको तो बोला गया है कि 1000 लीटर पानी आप भर रहे हैं उस पे, तो आप तो टंकी से 1000 लीटर पानी आने देंगे, लेकिन बाल्टी तो 20 लीटर की है। 20 लीटर जैसे ही पानी भरेगा, उसके बाद पानी का क्या होगा? उसके बाद पानी आप देखेंगे कि पानी ओवरफ्लो होकर बाहर जाने लगा है। तो आप उसमें 1000 लीटर पानी तो नहीं भर पाए ना। इट मीन्स बाल्टी की अपनी एक लिमिट है, पानी को रखने की अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता तक ही आप उसमें पानी रख सकते हैं। हम कितना भी कह दें इतना रख लो, जाके आप नहीं रख सकते उस पर, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। सिमिलरली हर कंडक्टर की चार्ज को रखने की अपनी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उस पर चार्ज नहीं रख सकते हैं। कैसे लिमिटेशन होती है, क्यों लिमिटेशन बनी चार्ज की? इनमें से कुछ चीजें हमको समझनी है। जैसे बाई चांस मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको हमने बहुत सारे चार्जेस दे दिए हैं। इस तरह से इसको लगातार हम चार्जेस देते चले जा रहे हैं, क्योंकि बेटा आप सब तो जानते ही हैं, नॉर्मली इस कंडक्टर के चारों तरफ अगर कुछ नहीं होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, ठीक है? तो हम इसको चार्ज देते चले जा रहे हैं, कहीं से हम इसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि इसको हम अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जा रहे हैं, हम दे तो रहे हैं पर इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जा रहे हैं। हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जा रहे हैं? हमको तो आंख से चार्ज दिखता नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस जा रहे हैं? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस देने से बॉडी का, कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव बढ़ते चला जाता है। तो आप जैसे जैसे इसको चार्ज देते जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा और पोटेंशियल को देख करके आप समझ जाएंगे कि इसमें चार्ज जा रहा है। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन होगा कि चार्ज नहीं दिखता था तो क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमको दिखता है? आंसर दिखता तो वो भी नहीं है। फिर आप कैसे समझेंगे कि इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है? बड़ा सिंपल है, आपके पास एक रास्ता है, आप इसको टच करके देख लो। टच करोगे, अगर आपको शॉक लग जाए तो समझ जाना ये हायर पोटेंशियल की बॉडी है, इसका पोटेंशियल हाई है। लेकिन ये तो बड़ा कठिन काम है ना, हर बार आप टच करके नहीं देखोगे क्योंकि आपको शॉक लगेगा। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, हम लोगों ने एक टेस्टर बना के रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम इसको टच करते हैं, जैसे हम इसको टच करेंगे, इससे जो चार्जेस होंगे होकर हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके पास चार्जेस ज्यादा है, तो ये हाई पोटेंशियल बॉडी है, हायर पोटेंशियल है इसका, और अर्थ का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है। तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो हायर पोटेंशियल बॉडी से चार्जेस निकलते हैं और लोअर पोटेंशियल बॉडी पर चार्जेस जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और इतनी तेज जाते हैं कि हमारे शरीर को झटका लगता है, शॉक लगता है। अब हमारे शरीर को शॉक ना लगे इसके लिए हमने एक टेस्टर बना लिया। टेस्टर, उसका रेजिस्टेंस हमने बहुत हाई कर दिया। अब जब हम उसमें उंगली लगाते हैं और इसमें टच करवाते हैं तो हमारी बॉडी से करंट फिर भी जाती है, लेकिन करंट इतनी कम होती है कि वो हमको शॉक नहीं देती। करंट का फ्लो तब भी होता है, और उसी करंट के फ्लो के रास्ते में हमने टेस्टर के भीतर एक छोटा सा बल्ब लगा के रखा हुआ, तो जब करंट उसमें से फ्लो होती है तो वो बल्ब जलता है। उससे हमको पता चल जाएगा कि इसके पास इसका पोटेंशियल हाई है। टेस्टर से आपको पता लग जाएगा। जैसे आपके कोई भी प्लग होता है, उसमें दो ऐसा होल बने होते हैं प्लग में, सॉकेट जो आपका रहता है, तो आप दोनों में एक एक में टेस्टर ऐसा लगा के देखते हैं। आप एक में टेस्टर लगाएंगे, उसके अंदर का बल्ब नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है, और उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है।
और एक दूसरा वाला जो हम उसमें दूसरे होल में जब हम टेस्टर को डालते हैं उंगली लगा के ऐसे, तो वो बल्ब जलता है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इसके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इसमें करंट है, और हम उसको लाइव भी बोलते हैं, लाइव। ओके, तो इसके पास चार्जेस हैं। कैसे पता चलेगा? इसका पोटेंशियल हाई होगा। इसका पोटेंशियल हाई है, ये कैसे पता चलेगा? आप एक टेस्टर लगा के देखेंगे, उसका अंदर का बल्ब जल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसके पास चार्जेस हैं। ओके, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि क्या किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने की एक लिमिट होती है या अनलिमिटेड चार्ज उसको हम दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल अभी बाल्टी वाला मैंने बताया था कि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, इस कंडक्टर की भी अपनी एक लिमिट है। इस लिमिट से ज्यादा आप चार्ज इसमें नहीं भर सकते हैं। बाल्टी की लिमिट तो हमको समझ में आती है कि उसमें 20 लीटर पानी आएगा, उसके बाद आप अगर टंकी चला के रखोगे तो पानी जाएगा तो, लेकिन वो ओवरफ्लो होके चला जाएगा, तो उसकी तो हमको लिमिटेशन समझ में आती है कि 20 लीटर ही पानी जाएगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन कैसे होगी ये हमको समझ में अभी तक नहीं आया। बड़ा सिंपल है, अब इसको मैं समझाता हूं, आप ध्यान से समझिए। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के चारों तरफ ये एयर भरी हुई है। ये एयर के यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं थोड़े से बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बना करके आपको समझाता हूं, आप इससे समझने का प्रयास कीजिए। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल के पास एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक। नाभिक का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऐसे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक कंडक्टर है और कंडक्टर के चारों तरफ क्या भरी हुई है? एयर भरी हुई है। एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक पॉजिटिव चार्ज है, अपना एक न्यूक्लियस है, और उसी में चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है एयर मॉलिक्यूल का, वो इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको बड़ी जोर से खींच के रखता है, एक फोर्स लगा के रखता है। ये इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींच के रखता है, आकर्षित करके रखता है। इधर जब आप चार्जेस देते जाएंगे तो चार्जेस देते जाएंगे, तो क्योंकि ये प्लस चार्जेस हैं, ये भी इस इलेक्ट्रॉन पर अपनी ओर आकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन जब कंडक्टर के पास चार्जेस कम होंगे उस समय इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया फोर्स भी कम होगा और ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि ये वाला बल ज्यादा बना हुआ है। अब हम इसको लगातार चार्ज देते गए, बहुत सारा चार्ज हमने भर दिया, तो ये भी चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब यहां पर भी चार्ज भर गए बहुत सारे, तो हमने क्या देखा? ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ये वाले चार्ज ने भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो अब आपने देखा इधर बहुत सारे चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इधर इसका एक आकर्षण बल लग रहा था। तो जब आप बहुत सारे चार्ज देते जाते हैं तो इधर वाला जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाता है लगातार। चार्ज देने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है। आप देखें, आपको याद होगा ई का एक फॉर्मूला बेटा हमने पढ़ा था, -dV/dr। चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विभव बढ़ेगा, और विभव बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, 1/4πε0 Q/r²। आप जितना चार्ज ज्यादा देते चले जाएंगे उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो जब चार्ज देते इतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके इसके आकर्षण बल के विरुद्ध ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ऐसे समझ रहे हैं आप कि हम इसको चार्ज देते गए, चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल से इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप चार्ज लगातार देते जा रहे हैं तो उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है। आप इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं।
तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक ऐसा पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उस विद्युत क्षेत्र पर ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा बल लगाता है कि इलेक्ट्रॉन को एयर से खींच लेता है, ऐसे तोड़ लेता है, एयर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के इधर ले आता है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है इसका। अब जैसे ही बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन गया, पहले एयर का मॉलिक्यूल कैसा था? पहले एयर का जो मॉलिक्यूल था वो न्यूट्रल था, क्योंकि उसके पास जितना प्लस था उतना ही माइनस था। लेकिन अब क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन टूट के इधर चला गया, अब एयर मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अब एयर मॉलिक्यूल हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन टूट कर चला गया। ऐसे ही इस मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से जैसे जैसे आप चार्ज देते जाते हो और ये खींचना शुरू कर देता है, तो हमको एयर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज होते चले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब एयर में से इलेक्ट्रॉन, एयर मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ एयर, वायु का आयनीकरण स्टार्ट हो गया है, इसको ये कहते हैं। और एक बार बेटा अगर एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, वायु के अणुओं का अगर आयनीकरण प्रारंभ हो गया, उसके बाद फिर आप इसमें और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। ये वही वाली कंडीशन आ गई है कि बाल्टी में 20 लीटर पानी भर चुका है और अगर अभी भी आपने नल खोल के रखा है तो वो पूरा का पूरा पानी क्या बाल्टी में जाएगा? ओवरफ्लो होके बाहर निकल जाया करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां मैं चार्ज Q के बारे में बताता हूं और यहां मैं पोटेंशियल के बारे में लिखता हूं, V के बारे में। बाई चांस हम इसको जब चार्ज देते गए तो 1000 चार्ज तक हमने दिया और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ गया था? 1000 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया। उसके बाद जैसे ही हमने इसको 1001वां चार्ज दिया, नेक्स्ट चार्ज दिया, एक चार्ज हमने और दिया, तो टोटल चार्ज इसमें कितना हो गया? टोटल चार्ज इसमें हो गया 1001। इधर पोटेंशियल में भी एक की वृद्धि हो गई क्योंकि चार्ज इसमें गया, 1001 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया। लेकिन जैसे ही हमने वो ये वाला एक चार्ज दिया, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर जो बहुत सारे प्लस हैं उनमें से एक प्लस को वो क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। तो यहां से एक प्लस कम हो जाएगा, एक प्लस कम हो जाएगा। इधर पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया, उसकी वजह से पोटेंशियल भी एक कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो कितना चार्ज बचा? 1000। पोटेंशियल कितना बचा? 1000 वोल्ट। आपने फिर से एक चार्ज इसको दिया, आप जब फिर से एक चार्ज इसको दिया तो चार्ज हो गया 1001 और पोटेंशियल भी उसे एक चार्ज देने से इसका बढ़ के 1001 हो गया। लेकिन जैसे ही वो चार्ज गया, इसने दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होगा, फिर से हमारे कंडक्टर पे कितना चार्ज रहेगा? 1000 कूलॉम। पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव चार्ज खींच के यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी कितना रह जाएगा? 1000 वोल्ट पोटेंशियल रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एक बार इस चालक के चारों ओर की वायु का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, आयनीकरण प्रारंभ हो गया, फिर आप चाहे जितना चार्ज उसको देते जाइए, वो चार्ज उसमें जाएगा नहीं, हर बार उसका चार्ज रहेगा उतना ही जितना उतने समय तक उसमें चला गया था, और उसका पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। इससे ज्यादा आप चार्ज अब उसको नहीं दे सकते। और एक चीज देखिए, और इसमें एक चीज है कि जब आप इसको आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो आपने क्या देखा? इसका चार्ज 1000 हो चुका था। हमने जब इसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज और दिया तो हम क्या देखते हैं? इसका चार्ज तो अभी भी 1000 ही है, कंडक्टर में चार्ज अभी भी 1000 ही है,
तो हमने जो एक चार्ज दिया वो कहां चला गया, तो हमें वो चार्ज यहां दिखता है। प्लस हमने यहां से दिया, इसका चार्ज नहीं बढ़ा, लेकिन एक चार्ज मुझे प्लस यहां दिख रहा है। हमने फिर एक प्लस दिया, इसका चार्ज नहीं बढ़ा, वो प्लस हमको यहां दिखता है। फिर इसे एक चार्ज दिया, इसका चार्ज नहीं बढ़ा, लेकिन एक प्लस हमको यहां दिखता है। इसको फिर से चार्ज दिया, इसका चार्ज नहीं बढ़ा, लेकिन चार्ज हमको यहां दिखता है। अब कोई प्लस चार्ज की शकल तो हम नहीं पहचानते ना। अगर प्लस चार्ज की शकल हम नहीं पहचानते हैं तो हमारे लिए तो हम तो प्लस चार्ज यहां से देते हैं, लेकिन इसका चार्ज बढ़ता नहीं और इस यहां चार्ज हमको दिखता है। तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि जो हम चार्ज कंडक्टर को दे रहे हैं वो इसमें ना भर करके बाहर चला जाता है। और ये वही वाली कंडीशन आ गई ना कि आप पानी तो भर रहे थे, लेकिन पानी कहां चला जाता था, बाहर चला जाता था। तो हम बोलते हैं चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का लीकेज प्रारंभ हो गया है, चार्ज लीक आउट होना स्टार्ट हो गया, ओवरफ्लो हो रहा है चार्ज। तो चार्ज आप इसको उसके बाद देते हैं, लेकिन वो चार्ज यहां नहीं बल्कि बाहर दिखता है। और ये वही वाला प्रोसेस है कि पानी आप बाल्टी में भर तो रहे थे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद पानी बाल्टी से बाहर निकल जाएगा, तो हम बोलते हैं कि पानी लीक होना स्टार्ट हो गया है। तो एक निश्चित कैपेसिटी तक चार्ज जाएगा, उसके बाद उसमें चार्ज भरना बंद हो जाएगा। वो चार्ज आप जब भी देंगे वो आपको एयर मॉलिक्यूल्स के आसपास पॉजिटिव चार्ज के रूप में वहां पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या सोचेंगे कि हमने तो चार्ज इसको दिया, लेकिन वो चार्ज यहां दिख रहा है, इसका मतलब चार्ज इसमें नहीं भर रहा है। अब वो चार्ज ओवरफ्लो होकर बाहर चला जाता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है जब इतना बल बढ़ जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है कंडक्टर। उतने इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने पर लीक आउट होना चार्ज का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसमें और चार्ज नहीं भर सकते। तो यहां पर हमने एक जानकारी अभी आपको बताई कि आप इस एक चालक में कब तक आवेश रख सकते हैं। तो आंसर है एक चालक में हम तब तक आवेश रख सकते हैं जब तक कि उसके चारों ओर के माध्यम का आयनीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता है। हम एक चालक में तब तक आवेश को एकत्र कर सकते हैं जब तक कि उसके चारों ओर के माध्यम का आयनीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता। आयनीकरण प्रारंभ नहीं हो जाता। और बेटा अगर एक बार इसके चारों तरफ के माध्यम का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप इसमें चार्ज नहीं दे सकते। आप देख तो रहे हैं कि क्यों नहीं दे सकते। और मैंने एक चीज यहां पर जो बताई आपको, क्या बताई है कि कब ये प्रोसेस आयनीकरण कब स्टार्ट हो जाता है। आयनीकरण तब स्टार्ट हो जाता है जब चार्ज देते देते एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट को हम क्या बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट को ही हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जब चार्ज देते देते इतना वैद्युत क्षेत्र आ जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, उस समय जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हिंदी में इसको कहा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। तो एक बार अगर चार्ज देते देते इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो उतने इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी समझ गए, परावैद्युत सामर्थ्य। और अगर परावैद्युत सामर्थ्य आ जाएगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचे जाने लगेंगे, इंसुलेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। इंसुलेशन ब्रेक डाउन ऑफ एयर
स्टार्ट हो जाएगा, एयर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन टूटने लगेंगे इसके। और एक बार इंसुलेशन ब्रेक डाउन अगर स्टार्ट हो गया, उस समय अब आप उससे ज्यादा चार्ज उस पर नहीं भर सकते, तो उसकी क्या आ जाएगी, उसकी लिमिटेशन आ जाएगी। इसके बाद फिर आप उसमें चार्ज को नहीं भर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसको आज उसके जब आ जाएगी तो इंसुलेशन ब्रेक डाउन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार इंसुलेशन ब्रेक डाउन ऑफ एयर स्टार्ट हो गया फिर उसकी लिमिटेशन आ जाएगी, बस उतना ही चार्ज आप भर पाएंगे, उससे ज्यादा चार्ज आप नहीं भर सकते। मैं आपको बता देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितनी होती है, मतलब एयर के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ये होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, एयर का इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। कभी कभी इसमें बच्चे कुछ क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अगर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होने से इंसुलेशन ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया और उसके बाद फिर हम उससे ज्यादा उस पर चार्ज नहीं रख सकते हैं, तो क्या हम कभी भी इससे ज्यादा चार्ज कंडक्टर पे नहीं रख सकेंगे या इससे ज्यादा चार्ज हम रख सकते हैं? तो आंसर है कि अगर आप इस कंडक्टर के चारों ओर एयर के स्थान पर एक ऐसा माध्यम आप लगा दें, एक ऐसा मीडियम आप रख दें कि उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हो वो इससे भी ज्यादा हो। अभी क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁶ हुआ, इंसुलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, कंडक्टर की लिमिट आ गई, अब चार्ज नहीं दे पा रहे हैं आप। अगर इसके चारों तरफ एक ऐसा माध्यम आप भर दीजिए जिस माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, इसका 3 × 10⁻⁶ है, ऐसा भर दो जिसका स्ट्रेंथ हो 7 × 10⁻⁶। अब क्या होगा, अभी तक जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 3 होता था, 3 × 10⁻⁶ होता था, इलेक्ट्रॉन टूटने लगते थे, आवेश का जाना बंद हो गया। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ आप ऐसा माध्यम भर देंगे जिसकी ये स्ट्रेंथ 7 × 10⁻⁶ होगी, अब क्या होगा, 3 × 10⁻⁶ होने पर आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा क्या? तब तो नहीं स्टार्ट होगा ना। अब आयोनाइजेशन स्टार्ट होने के लिए हमको 3 से ऊपर 4, 5, 6, 7 तक हम ले जा सकते हैं, और अगर 7 तक ले जा सकते हैं तब तक हम इसमें और ज्यादा चार्ज भर सकते हैं। तो हम एक चालक में और भी ज्यादा चार्ज भर सकते हैं, लेकिन कब भर सकते हैं, जब उसके चारों तरफ हम एक ऐसा माध्यम रख दें जिस माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा हो। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा होगी तो वो और ज्यादा पे उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा और तब तक आप और ज्यादा चार्ज उसमें भर पाएंगे। फिर से कभी कभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम कंडक्टर के चारों तरफ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एयर है तो चार्ज देने पर एयर का इंसुलेशन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर एक कंडक्टर ऐसा लें जिसके चारों तरफ हम वैक्यूम कर दें, निर्वात स्थापित कर दें, अब अगर निर्वात कर देंगे तो एयर का मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं इसके चारों तरफ, और अब हम अगर इसको चार्ज देते जाएं तो क्या हम अनंत चार्ज दे सकते हैं? इन्फिनिटी चार्ज हम इसको दे सकते हैं? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल, अगर इसके चारों तरफ आपने बिल्कुल एक्यूरेट 100% वैक्यूम स्थापित कर दिया है, 100% आपने निर्वात स्थापित कर दिया है, उस समय आप इसको अनंत आवेश दे सकते हो। कैसे? कि जब बेटा एयर का मॉलिक्यूल था तब एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर इलेक्ट्रॉन खींचा गया था, लेकिन जब इसके चारों तरफ एयर है ही नहीं, जब एयर का मॉलिक्यूल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? अगर कोई पार्टिकल है ही नहीं इसके चारों तरफ, माध्यम ही नहीं है, एयर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। आप जितना भी चार्ज देते जाओगे सब इस पे भरता चला जाएगा। उस समय भी बेटा दो बातें हो सकती हैं, लेकिन हां, मैंने क्या जवाब दिया कि अगर निर्वात में रख दिया तो आप अनंत आवेश इसको दे सकते हैं, लेकिन उस समय भी दो बातें हो सकती हैं। पहली तो आप कभी भी 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी 100% निर्वात आप क्रिएट कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज,
आवेश देने जब इसको जाएंगे तो आप जिस चीज से भी आवेश इसको देंगे, आवेश इसमें तभी जाएगा जब इसका पोटेंशियल लो हो और इससे हाई पोटेंशियल बॉडी से चार्ज इसको दें, तभी तो चार्ज इसमें जाएगा, अदरवाइज चार्ज जाएगा नहीं। तो देते देते एक ऐसा समय आएगा जब आपकी वो मशीन जिसका पोटेंशियल हाई था उसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा और फिर आपका चार्ज जाना बंद हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। पहली बात तो 100% वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते, दूसरी चीज कि आप इतना हाई पोटेंशियल वाली बॉडी लाएंगे कहां से लाएंगे कि उसकी मदद से आप इसको चार्ज देते चले जाएं। ये भी होना वहां पर पॉसिबल है। तो वैक्यूम होने पर तो आप अनंत चार्ज दे सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ना तो आप 100% वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही तो आप इतनी हाई पोटेंशियल की बॉडी से इसको चार्ज दे सकते हैं। वो हाई पोटेंशियल की बॉडी कहां से लाएंगे आप? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो यहां हमने क्या देखा कि एक कंडक्टर को चार्ज देने की हमारी एक लिमिट है, उससे ज्यादा चार्ज हम उसको नहीं दे सकते। तो ये हमने देखा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस टू अ कंडक्टर। एक निश्चित सीमा तक ही हम चार्ज दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसको चार्ज नहीं दे सकते। तो हमने आज देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, स्टोर को कैपेसिटर बोलते हैं, और स्टोर की क्या कैपेसिटी इन्फिनिटी हो सकती है? इन्फिनिटी नहीं हो सकती। हमने उसको देखा एक निश्चित लिमिट के बाद हम उसमें चार्ज नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? इसकी वजह से नहीं भर सकते। तो आज हम अपने लेक्चर पे इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई हम लोग करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, लेकिन अपने अगले लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।